हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्ञान वर्मा आप सभी का आपके YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों के समक्ष एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आपको मैं कक्षा 9 का विज्ञान पढ़ाऊंगा। तो विज्ञान विषय के साथ कक्षा 9 का जो पहला चैप्टर है आपका, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास के पदार्थ, तो इसकी चर्चा हम करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले चैप्टर का हम नाम लिखते हैं, जिसका नाम है हमारे आस पास के पदार्थ। हमारे आस पास के पदार्थ, अंग्रेजी में इसको कहते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, समझिए इस चीज को। इसका मतलब ये हुआ कि आज हम इस अध्याय के अंतर्गत जो हमारा पढ़ना है, जो हमें पढ़ना है, इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे जो चारों तरफ वस्तुएं हैं, जो पदार्थ हैं, वो कैसे हैं, उनकी प्रकृति क्या है, उनके गुणधर्म क्या हैं, इस सारी चीज़ों का आज हम अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत इस चैप्टर को मैं आपको 3 खंड में दूंगा, यानी 3 सेगमेंट आएंगे इस चैप्टर के। और कक्षा 9 के सभी विद्यार्थीगण केवल आपको क्या करना है, कॉपी कलम लेके आपको बैठ जाना है, आराम से इसको पढ़िए। और ये जान लीजिए कि आप अगर 2 बार 3 बार वीडियो को देख लेंगे तो आप कभी जीवन में नहीं भूलेंगे और आपको विज्ञान विषय से प्रेम हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जब कोई चीज़ पढ़ी जाती है तो उसका पढ़ने का एक तरीका होता है, बिना तरीका के हम नहीं पढ़ सकते। मैं एक बात और जानकारी के लिए दे दूं, आपको कक्षा 9 और 10 दोनों के पूरे पाठ्यक्रम पढ़ाऊंगा मैं विज्ञान के अंतर्गत, क्योंकि इतना कुछ इसमें नहीं है कि आपका परीक्षा से पहले आपका सिलेबस ना पूरा किया जा सके। यानी जो 30% की कटौती हुई है उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आइए देखिए, हम जब अपने चारों ओर देखते हैं तो हम देखते क्या हैं कि बहुत सी चीज़ें विद्यमान हैं, विभिन्न वस्तुएं नज़र आती हैं। जैसे आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो कहीं पेड़ नज़र आएगा, कहीं नदी नज़र आएगी, कहीं कोई चेयर रखा है, कहीं कोई फैन लगा है, कहीं कोई फ्रिज रखी है, कहीं LCD टीवी लगी है। तो जो सारी चीज़ें हमारे चारों ओर विद्यमान हैं, इनकी जो आकृति है, जो आकार है, वो अलग अलग है। यानी अगर हम कहें कि क्या प्रत्येक वस्तु की बनावट एक है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। एक प्रकार की बनावट नहीं है, वो अलग अलग बनावट है। हम खुद देखते हैं भाई, आप देखिए कि कुर्सी की बनावट अलग है, मेज की बनावट अलग है। चाहे वो आपका सजीव हो, चाहे वो आपका निर्जीव हो, सभी की अलग अलग बनावट है, सभी वस्तुएं एक जैसी नहीं हैं। तो प्रत्येक इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है, इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है, उस सामग्री को वैज्ञानिकों ने एक नाम दिया, जिसको कहते हैं हम पदार्थ। यानी जो चीज़ें हमारे चारों तरफ मौजूद हैं, यानी हमारे का कहने मतलब ये है, विश्व में हर व्यक्ति अपने आसपास अनुभव करे, अपने आसपास वो देखे कि जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो किसकी बनी हुई है। तो इसको हमारे वैज्ञानिकों ने एक नाम दिया, जिसको कहते हैं कि पदार्थ। यानी यहाँ से ही पढ़ाई आपकी शुरुआत हो गई, यहाँ से अब आपके जानने की इच्छा ज़्यादा हो गई कि आखिर पदार्थ क्या है। देखिए, जो भी वस्तु है, चाहे आप जो भी हवा की बात कर लें, हवा से हम श्वास लेते हैं, भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, ये सारी चीज़ जो है हम देखते हैं, पानी का एक बूंद, रेत का एक कण, ये सभी क्या हैं, ये पदार्थ हैं। क्यों पदार्थ हैं? देखिए, हम आपको बता दें कि आप देख लीजिए, कहीं पत्थर होगा तो उसका आयतन वो घेरेगा, यानी वो क्या करेगा, स्पेस कवर करेगा वो। यानी एक चीज क्लियर हो गई कि पदार्थ होता है जो स्पेस घेरता है, अर्थात जो आयतन घेरता है
और कुछ वजन भी होगा, अर्थात जिसमें भार भी होगा। यानी अगर हम कहें कि सभी वस्तुएं जो होती हैं उनमें क्या होता है, दो चीज कॉमन है, एक तो आपका आयतन और दूसरा जो आपका है वो है आपका द्रव्यमान। ठीक, एक आपका आयतन है, दूसरा आपका द्रव्यमान है, ये दो चीजें पदार्थ में होती हैं। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि दुनिया की हर वो एक वस्तु जिसमें आयतन होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। यानी एक बार फिर से आप सुन लीजिए, सवाल यहाँ से सिर्फ एक ही पूछा जा सकता है कि पदार्थ से आप क्या समझते हैं, तो आप कह दीजिए कि दुनिया की हर वो एक वस्तु जिसमें भार होता है, जिसका स्वयं का द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, यानी जिसमें आयतन होता है, वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। अब वो चाहे हवा हो आपका, चाहे वो पत्थर हो आपका, चाहे जो आप ले लो एग्जाम्पल में, सब स्थान घेरते हैं, सब में भार होते हैं। कुछ भाई लोग कहते हैं, कुछ मित्र लोग कहते हैं कि हवा कैसे स्थान घेरता है, बताइए जरा, हवा कहाँ जो है रखना पड़ रहा है, तो अरे हवा क्यों नहीं स्थान घेरता भाई। आप गुब्बारा देखिए, गुब्बारे में जब हवा भरते हैं तो ज़्यादा स्थान घेरता है। आप ट्यूब ले लीजिए जो टायर के अंदर होती है, आप उसको देखिए, उसमें जब आप हवा भरते हैं तो फूल जाता है, क्या स्थान नहीं घेरता, स्थान घेरता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पदार्थ वो एक हर वस्तु होती है जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है। क्लियर है इतनी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्राचीन काल में, या हम यूं कहें कि आप एक सुनते होंगे कुछ पंक्तियां इस तरीके से कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। मतलब लिखा है जो है धार्मिक ग्रंथ में कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। मतलब ये छित जल पावक गगन और समीर, ये पांच चीजों से मिलकर हमारी ये शरीर बनी हुई है। मैं आपको बता दूं, प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास के चीजों को समझने का प्रयास कर रहा था, जानने का प्रयास कर रहा था। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे कहते हैं क्या, पंच तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, पंच तत्व कहते हैं। मैं एक बात बता दूं आपको, हमने इस बार शुरुआत में ही, जब मार्च क्या फरवरी जब हो चल रही थी, फरवरी 2020, तो कई विद्यालयों के कुछ कॉपी को मैंने उठाया, नोट्स को, तो उसमें लिखा था पदार्थ किसे कहते हैं। तो उसमें ये उत्तर था कि जो है, जो पंच तत्व होता है वही पदार्थ है। वो बात अलग है, लेकिन पदार्थ की परिभाषा अलग है। पंच तत्व तो उसके उदाहरण हो ही गए, ठीक, लेकिन इस तरीके से हम नहीं कि पंच तत्व पदार्थ होते हैं, बिल्कुल सरासर गलत है। इसमें कहीं भी सत्यता नहीं है। पदार्थ की परिभाषा जो हमने आपको बताई है वही 100% और 100% सही है, उसके अलावा और कुछ सही नहीं हो सकता। ये अलग बात है कि आपके कहने का तरीका अलग हो। देखिए, तो जो दार्शनिक थे हमारे भारत के, जो प्राचीन दार्शनिक थे, वो पांच तत्व को मूल तत्वों को जो है माना, वर्गीकृत किया। पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया। कहने का मतलब ये है कि जो पदार्थ हमारा है वो 5 मूल तत्वों से मिलकर निर्मित होता है। वो तत्व कौन से हैं? देखिए, पहला है आपका वायु, और दूसरा है आपका पृथ्वी, और तीसरा है आपका अग्नि, और फिर चौथा है आपका जल, और जो लास्ट और अंतिम है उसको कहते हैं क्या? आकाश। क्या कहते हैं? आकाश। और इन सबको मिलाकर उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि ये जो सारे पांचों तत्व हैं, इनको उन्होंने कहा क्या? पंच तत्व कहा। पंच तत्व कहा। कौन कहा? भारत के दार्शनिकों ने। उन्होंने कहा कि पदार्थ जो है 5 मूल तत्वों से बना है। एक आपका वायु है, दूसरा आपका पृथ्वी है, तीसरा आपका अग्नि है, चौथा आपका जल है, और पांचवा आपका आकाश है। यानी 5 ही मूल तत्वों से मिलकर पदार्थ बने होते हैं। तो जो आप पढ़ते हैं या कोई कहता है कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा,
ठीक, यानी जो 5 चीजें होती हैं, यही 5 चीजों की चर्चा उसमें की गई है कि उसी से हमारी शरीर बनी है। मैं आपको बता दूं कि उनके अनुसार, यानी दार्शनिकों के अनुसार, चाहे वस्तु पदार्थ सजीव हो, मतलब चाहे जो सजीव हो या निर्जीव हो, ठीक, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, यानी सजीव और निर्जीव 2 प्रकार की जो पदार्थ होते हैं, वस्तुएं होती हैं, वो जो है इन्हीं 5 चीजों से निर्मित होती हैं। यानी चाहे आपकी निर्जीव वस्तुएं हों, चाहे आपके सजीव हों, तो उनको वो जो है इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बनी होती हैं। अब आपको मैं बता दूं, उस समय के जो यूनानी दार्शनिक थे, ये बात आपकी किसकी हो रही थी? भारतीय दार्शनिक की बात हो रही थी कि भारतीय दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में माना, ठीक, और जिनको क्या कहा? पंच तत्व कहा, और वो हैं क्या? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश हैं। लेकिन यूनानी दार्शनिकों ने क्या कहा? आइए इसको हम समझते हैं, ठीक। जो आपके यूनानी दार्शनिक थे उसको हम समझते हैं कि उनके विचार क्या थे। आप आराम से समझते जाएंगे, एक एक चीज समझते जाएंगे। उन्होंने पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया, मतलब यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया, अलग अलग किया, क्लासिफिकेशन किया, जैसे हमारे दार्शनिकों ने किया। जैसे भारतीय दार्शनिकों का विचार था, वैसे ही यूनानी दार्शनिकों का विचार था। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 वर्गों में बांटा। देखिए, जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं इस समय, आधुनिक वैज्ञानिक जो हैं हमारे, उन्होंने पदार्थ को 2 वर्गों में बांटा। पहला जो वर्ग है वो भौतिक गुणधर्म के आधार पर है, भौतिक गुणधर्म के आधार पर है, और दूसरा जो है ये भौतिक गुणधर्म के आधार पर, और जो दूसरा आपका है वो है आपका रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, ठीक। यानी पदार्थ को दो भौतिक गुणों और रासायनिक गुणों के आधार पर, यानी एक आपका भौतिक गुणों के आधार पर और एक आपका रासायनिक गुणों के आधार पर, यानी गुणधर्म के आधार पर जो है पदार्थ को बांटा। ध्यान दीजिए, इस बात को आप बड़े आराम से समझेंगे, कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों पर जो है आधार पर बांटा। उन्होंने कहा कि जो पदार्थ हमारे होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार का जो पदार्थ होता है वो भौतिक गुणधर्म के आधार पर होता है, निर्मित होता है, और दूसरा जो पदार्थ होता है हमारा वो रासायनिक गुणधर्म के आधार पर होता है। आइए अब हम आपको बता दें कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम भौतिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थ को जानेंगे, और आगे आने वाले अध्याय में, यानी इसके बाद का जो अध्याय रहेगा उसमें हम रासायनिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थ को जानेंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं किसका? भौतिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थ को जानना, यानी पदार्थ का भौतिक स्वरूप। देखिए, पहली ही चीज पदार्थ का भौतिक स्वरूप आप जान लीजिए, ठीक, क्या होता है, समझिए इस चीज को। इसमें जो है हम कैसे समझें, हम कैसे जानें कि पदार्थ क्या है। अगर पदार्थ जान भी गए कि पदार्थ स्थान घेरता है, आयतन होता है, द्रव्यमान होता है, वो पदार्थ है, तो आखिर वो बना किसका है? देखिए, आइए, पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना होता है। जो भौतिक स्वरूप में पहला चीज है आपका, जो पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना होता है। किससे बनकर होता है? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। समझ लीजिए इस चीज को, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब हम समझते हैं कैसे। बहुत समय तक पदार्थ के प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थीं। 2 विचारधाराएं पदार्थ के बारे में थी कि पदार्थ की प्रकृति कैसी थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ जो है वो लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। समझिए इस बात को, कहने का मतलब है कि जिस प्रकार लकड़ी के टुकड़े होते हैं, आपस में जो उनके लकड़ी के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ऐसे ही पदार्थ होते हैं। पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह क्या होते हैं? सतत होते हैं। परंतु अन्य विचारधारा का यह मानना था
कि पदार्थ जो है रेत के कणों की तरह होते हैं। समझिए, यानी पदार्थ जो है, दो विचारधाराएं थी इसमें। एक विचारधारा ये थी, समझिए, प्रारंभ ये विचारधारा थी कि जो पदार्थ होता है वो लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। लेकिन दूसरी जो विचारधारा थी कि पदार्थ रेत के कणों से मिलकर बने होते हैं। अर्थात ये बात यहाँ सिद्ध हो जाती है कि पदार्थ जो है रेत के कणों से मिलकर बनी होती है। देखिए, अब हम इसके लिए जब ये बात आई कि पदार्थ का जो स्वरूप होता है, इस बारे में निर्णय कैसे करें कि क्या ये सतत होते हैं या कणों से बने हैं, इसको समझने के लिए हमने जो है एक क्या किया, एक चम्मच में एक क्रियाकलाप किया। क्रियाकलाप मतलब एक प्रयोग किया जिसमें नमक और शर्करा, एक मैंने गिलास में पानी लिया और फिर एक चम्मच नमक ले लिया जो है, और फिर उसको क्या किया, उसको मैंने उसमें घोल दिया। तो हमने क्या देखा कि वो नमक जो है पानी में घुल गया। आप समझिए इस बात को कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं या कण की तरह होते हैं, इसको जानने के लिए क्या वाकई में सत्य है ये? अगर सत्य है, ये चीज जो आप सामने देखें लिख रहे हैं, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, क्या ये सत्य है? इसके लिए हमने क्या किया, एक गिलास में पानी लिया और एक चम्मच नमक ले लिया। फिर हमने उस पानी में चम्मच नमक को घोला तो देखा क्या, नमक के जो कण हैं वो पानी के कणों में समाहित हो गए, अर्थात पानी में मिल गए। तो वहां से हमें एक चीज मिला, और एक चीज क्या मिला कि पहली चीज तो ये बात सत्य हो गई कि पदार्थ कणों से मिलकर बने हैं क्योंकि छोटे छोटे कण होते हैं वो। और दूसरी चीज हमें क्या मिला कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं, पदार्थ के कण कितने छोटे हैं, ये सवाल देखिए। यानी कण की बात तो सत्य हो गई कि पदार्थ कण के रूप में होते हैं, कणों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन कितने छोटे होते हैं मैं बताता हूं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतना छोटे होते हैं कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूं, समझिए इस बात को। आप गिलास में पानी ले लीजिए, आप अगर अपनी उंगली या कोई छोटी से छोटी चीज आप उसमें अगर डालेंगे तो भीग कर निकलेगी, अर्थात उस वस्तु पे पानी के जो कण होंगे वो क्या होंगे, लगे होंगे। लेकिन इसका मतलब ये हो गया कि पानी के कणों के बीच कोई जगह नहीं है। लेकिन जब आप नमक या चीनी घोलते हैं तो वो उतने ही आयतन नहीं बढ़ता उसका, और उसी में नमक या चीनी के कण समाहित हो जाते हैं, अर्थात उनके बीच कहीं तो जगह होगी, या तो नमक इतने छोटे हो गए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो अति सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। यानी यहाँ से ये चीज जो है समझ में आ गई कि पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। ये सारी चीज हम इसको जान गए कि किस तरीके से कण होते हैं। यानी दो चीजें आपकी कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। पहली चीज ये इतने छोटे होते हैं, मैं बता दूं आपसे, इतने छोटे होते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। समझिए इस चीज को आप। अब आप समझ ही गए, जब पानी में जो है कण एडजस्ट हो जाते हैं तो कितने छोटे होंगे ये हम सोच ही सकते हैं। अब जो है पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण क्या हैं, अर्थात पदार्थ के कणों के गुण क्या हैं, इसको हम देखना होगा हमें। पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण, ये आपकी आर्टिकल है, पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण। समझिए इस चीज को। एक चीज मैंने आपसे कहा था कि कुछ छूटेगा नहीं आपका,
बिल्कुल आप पढ़ते जाएंगे, सारी चीज पढ़ेंगे। सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए कि हमें ये समझ में नहीं आता है। और अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो आप कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपका जो कमेंट है वो हमारे लिए एक प्रकार का भोजन है, हमारे लिए उत्साह की बात होती है। हमारे टीम के जो सदस्य हैं वो उसको बड़े आराम से, बहुत अच्छे ढंग से, बहुत खुशी होती है कि कोई किसी ने कमेंट किया है। तो ये कमेंट जो आपका है वो हमें और अधिक मेहनत करने को प्रेरित करता है। और जब हम मेहनत करते हैं तो आपके रूप में वो सफलता निकलती है। इसलिए आप कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब। तो पहली चीज जो है गुड़ क्या हुआ, देखिए ध्यान से। हमने क्या कहा था कि पानी में नमक के टुकड़े एडजस्ट हो गए अर्थात समाहित हो गए। यानी यहाँ से एक चीज निकला कि पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच जो है रिक्त स्थान होता है। ये पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान मतलब खाली स्थान होता है। अगर खाली स्थान नहीं होता तो बताइए आप नमक या चीनी के कण कैसे पानी में एडजस्ट हो जाते। दूसरा आपका है पदार्थ के कण, पदार्थ के कण निरंतर मतलब लगातार गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। इसका मतलब यह है कि पदार्थ के जो कण हैं वो लगातार चलते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, आप किसी घर में या किसी कमरे में अगरबत्ती लेकर, एक अगरबत्ती का आप कैंडल ले लीजिए, एक अगरबत्ती ले लीजिए और आप स्टिक और उसको एक कोने में लगा लीजिए और आप देखेंगे कि धीरे धीरे पूरे कमरे में अगरबत्ती का जो धुआं होगा वो फैल जाएगा। ये बात इस बात का परिचायक है, इस बात को सिद्ध करती है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। और तीसरी चीज ये है कि पदार्थ के कण जो है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरी चीज ये है, पदार्थ के कण जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। समझिए इस चीज को। पदार्थ के कण जो है एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं। आप देखिए कि आप अगर जो है, आप मिट्टी के टुकड़े हैं, आप अगर ऐसे थोड़ा गीला हो या कुछ हो तो ऐसे उसको जब आप उस पर रखते हैं या पास ले आते हैं तो आपस में वो आसानी से मिल जाते हैं, बड़ा आसान होता है। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो ये चीज आपकी यहाँ तक हो गई। तीन चीजें यहाँ आपकी आ गई कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए ये जो आपकी हो गई, ये हो गई आपके पदार्थ के गुण। अब हम बात करेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं, तो पदार्थ की अवस्थाएं आप जान लीजिए कैसी होती हैं। इसके बारे में बड़ा ही अच्छा एक टॉपिक है आपका कि पदार्थ की अवस्थाएं। समझिए इस चीज को आप बड़े आसानी से और बड़े अच्छे ढंग से। केवल आप देखते थे, देखिए अपने आसपास के जब आपने पदार्थों को देखा तो उसमें क्या देखा आपने कि पदार्थ के तीन रूप होते हैं। एक आपका ठोस होता है, एक आपका गैस होता है और एक आपका द्रव होता है। यानी ठोस, द्रव, गैस, ये तीन अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। ठीक, तो अब हम चर्चा करते हैं। एक चीज मैं और बता दूं, पदार्थ की वर्तमान समय में 5 अवस्थाएं होती हैं। ठोस, गैस, द्रव, तो ये आपकी बेसिक 3 अवस्थाएं हो गई, मुख्यतः 3 अवस्थाएं हो गई। लेकिन जो चौथी अवस्था आपकी है इसको कहते हैं प्लाज्मा और 5वीं अवस्था है बोस-आयनस्टीन कंडेंसेट। बोस-आयनस्टीन कंडेंसेट ये पदार्थ की जो है 5वीं अवस्था है। कैसी अवस्था है ये? 5वीं अवस्था है पदार्थ की। यानी 1, 2, 3, 4 और 5 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। लेकिन मुख्य रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो इसमें हम 3 ही अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं पदार्थ की ठोस अवस्था कैसी होती है। यानी ठोस अवस्था,
ठीक, तो ठोस अवस्था में क्या होता है इस बात को आप जानिए, समझ लीजिए, बड़ी आसानी से आप जान सकते हैं, जिसको कहते हैं सॉलिड स्टेट ऑफ द मैटर। सॉलिड स्टेट ऑफ द मैटर, इसमें क्या होता है, देखिए, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं क्या कहलाती है, ठोस अवस्था। देखिए कैसे निश्चित होता है आकार, समझिए, इसके जो कण होते हैं, इस पदार्थ ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं वो आपस में बंधे होते हैं, एक रिजिड इनका सतह होता है, दृढ़ सतह होता है, और इनके बीच आकर्षण जो बल होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आपस में क्या होते हैं, ये बंधे होते हैं, बाउंड स्टेट इनकी होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ठोस अवस्था कौन सी अवस्था होती है, पदार्थ की अवस्था जिसमें आयतन और आकृति दोनों निश्चित होती है, ठोस अवस्था कहलाती है। और फिर आपका आता है जो है गैसीय अवस्था या द्रव अवस्था। चलिए हम द्रव अवस्था की बात कर लें। द्रव अवस्था में आप देखिए, द्रव अवस्था अर्थात अब इसमें आपका जैसे लकड़ी हो गया, आपका पत्थर हो गया, ठीक, आपका लोहा हो गया, ये आपका ठोस अवस्था हो गया, ठीक। और द्रव अवस्था की बात करें तो द्रव अवस्था पदार्थ की वो अवस्था होती है जिसमें आयतन निश्चित होता है परंतु आकृति निश्चित नहीं होती, अर्थात जो आकर्षण बल का मान होता है गैसीय मतलब द्रव के अणुओं के बीच, वो ठोस अवस्था से कम होता है। यानी जो द्रव अवस्था के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, इधर उधर चल सकते हैं, वो उतना बंधे आपस में नहीं होते हैं जितना कि ठोस के होते हैं, इसलिए इनके जो कण होते हैं वो फैल सकते हैं। आप पानी ले लीजिए तो पानी आप गिलास में रख देंगे तो वही आकार रहेगा, थाली में उसका आकार ले लेगा, थाली में रखेंगे तो थाली का आकार ले लेगा, लेकिन मात्रा उतनी ही रहेगी। मतलब क्या है कि द्रव अवस्था कैसी अवस्था होती है जिसमें आकार अनिश्चित हो और आयतन निश्चित हो, क्या कहलाता है, आपका द्रव अवस्था कहलाता है। जैसे पानी, तेल में आपका कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल कुछ भी ले लीजिए, और आपका फिर एक आ जाता है दूध, ये क्या होते हैं, आपके द्रव अवस्था के उदाहरण होते हैं। और तीसरा जो आपका है, जो तीसरा है उसको कहते हैं गैसीय अवस्था। और गैसीय अवस्था में जो पदार्थ की जो परिभाषा अगर हम देखें गैसीय अवस्था की, तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें ना तो आकृति निश्चित होती है और ना तो आयतन निश्चित होता है, मतलब बोथ आर इंडिफिनिट वॉल्यूम एंड शेप, साइज एंड वॉल्यूम, ठीक। यानी दोनों चीजें जो है अनिश्चित होती हैं। जैसे आपका है एलपीजी आपका गैस है, एलपीजी क्या है, आपका गैस है। हाइड्रोजन आपका क्या है, गैस है। ऑक्सीजन आपका गैस है। तो पदार्थ की वो अवस्था जिसमें आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं क्या कहलाते हैं, ठोस गैस अवस्था कहलाती है, ठीक। अब कुछ सवाल हैं, उस सवालों के जवाब के लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही आप देखेंगे। सिर्फ आपको वीडियो को 3-4 बार देखना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है और आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, आप कहीं नहीं भूलेंगे, हर चीज़ कॉन्सेप्ट के साथ आपको दी जाएगी। और आप पुनः मैं एक बार आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अच्छा लगे या बुरा लगे उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।